नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइम पीरियड्स रिलेटेड प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में विद रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 4। तो ऑब्वियसली फॉर सीए इंटर कंपनीज एक्ट 2013 अगेन टाइम पीरियड चार्ट है। तो हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, और रूल्स का नाम भी यही है, द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। और ये चैप्टर हमारे आता है सेक्शन 43 से लेके 72 तक। देखिए, जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, राइट। तो अभी तक जैसे इससे पहले मैंने जो चैप्टर्स के आपसे टाइम पीरियड चार्ट शेयर किए, एक एक पेज में काम चल जाता था, तो ये लंबा चौड़ा है। चैप्टर 4 है तो लगभग 4 पेज तक जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 43 में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। उनमें एक शेयर हम पढ़ते हैं डीवीआर, मतलब इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, रेड विद रूल नंबर 4। तो हम उसमें पढ़ते हैं कि भाई साहब, अगर आपने डीवीआर इश्यू करने हैं, कंपनी की तरफ से कोई डिफॉल्ट ना हो फाइलिंग का। किसकी फाइलिंग? दो चीजें, एक एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा रिटर्न, ऑब्वियसली एनुअल रिटर्न, राइट। तो इसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और ये डिफॉल्ट कब नहीं होना चाहिए? फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स immediately preceding the relevant financial year in which company decided to issue DVR। मतलब अगर इस साल आप डीवीआर जारी कर रहे हो, पिछले 3 साल में आपका एफएस एंड एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो 3 फाइनेंशियल ईयर हमें याद रखना है। सेम सेक्शन सेम रूल। अब दूसरी बात क्या है, कहता आप डीवीआर इशू कर ही नहीं सकते हो, मतलब आपके ऊपर यहां पे क्या लगी, एक रोक लगी है, नो डीवीआर इशू, प्रोहिबिशन। अगर आपने इन 4 में से किसी भी चीज का डिफॉल्ट किया है, पहली आइटम है प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन या साथ में उनका प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई लोन की रीपेमेंट का डिफॉल्ट, साथ में उसका इंटरेस्ट, या एम्प्लॉई के स्टैट्यूटरी ड्यूज जिसे आप प्रोविडेंट फंड, बोनस वगैरह, ग्रेच्युटी कहते हैं। नंबर 4 आईईपीएफ में ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसके बारे में हम कहां पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 125। तो कहता है अगर इन 4 में से आपका कोई डिफॉल्ट हुआ, आप डीवीआर जारी कर ही नहीं सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन है, कंपनी में इशू अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, लेकिन आप इशू कर सकते हो 5 साल के बाद। 5 साल कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अबव डिफॉल्ट मेड गुड, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने डिफॉल्ट को करेक्ट किया, उस साल को छोड़ दो और उसके बाद 5 साल और ऐड कर लो, उसके बाद ही आप डीवीआर इशू कर सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड आ गया हमारा 5 साल। देयर आफ्टर सेम सेक्शन सेम रूल, कहता अगेन आप डीवीआर नहीं इशू कर पाओगे। कहने का मतलब कंडीशन यह है कि आपका कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब गुनाह साबित ना हुआ वो कंपनी के खिलाफ पिछले 3 साल में। कौन से एक्ट में? चाहे सेबी एक्ट हो, सकरा हो, फेमा हो, आरबीआई हो, या किसी भी स्पेशल एक्ट का, पिछले 3 साल में आपका कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, वरना आप डीवीआर नहीं कर पाओगे। देयर आफ्टर सेक्शन 46 रेड विद रूल 6, दिस इज विद रिगार्ड टू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर आपने लेना है तो आपको कब इशू हो जाएगा? तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको जारी होगा अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो अप्लाई करने के 3 महीने में, और लिस्टेड कंपनीज केस में बताया गया है 45 डेज। नेचुरल है, ये तभी लगता है अगर शेयर्स किस में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, जो कि आज के दिन ऐसा होते नहीं, क्योंकि अंडर सेक्शन 29 डीमैट अकाउंट में होंगे। सेक्शन 47 ये है वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट सिर्फ उनके इश्यूज से रिलेटेड होता है, मतलब उनका डिविडेंड, उनकी रिडम्पशन। लेकिन हम कहते हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा ऑल रेजोल्यूशन पे, जिसका मतलब है ये इक्वल टू इक्विटी शेयर हो जाएंगे। कब? अगर कंपनी ने इनका डिविडेंड नहीं दिया लगातार कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देंगे एज ए कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू इक्विटी हो जाएंगे। देन सेक्शन 48 में हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, मतलब शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स वगैरह कुछ कह लीजिए, आपने कुछ वेरिएशन अगर करी है तो उसमें एक हक दिया गया है, उस वेरिएशन को चैलेंज कर सकता है डिसेंटिंग मेंबर्स। अगर वो डिसेंटिंग मेंबर्स होने चाहिए कम से कम 10% ऑफ इश्यूड शेयर्स, और ये चैलेंज करते हैं ट्राइब्यूनल के आगे, और आपका टाइम पीरियड होता है 21 दिन के अंदर आपने चैलेंज करना होता है। 21 दिन कहां से स्टार्ट होते हैं? वेरिएशन करने के लिए अगर कंसेंट दी जाती है, और ये कंसेंट होती है 3/4 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, या फिर कंपनी ने क्या पास किया हो, एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। 3/4 ने कंसेंट दे दी या एसआर पास कर दिया, लेकिन फिर भी डिसेंटिंग कह लीजिए, उनको एक राइट दिया गया है, आप चैलेंज कर सकते हैं
21 दिन के भीतर भीतर। तो टाइम पीरियड है, लेकिन साथ में देखिए अगर आप कंटेंट देखेंगे तो मैंने कई चीजें और साथ में लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको ये लिमिट्स भी याद रहें कि डिसेंटिंग कम से कम 10% इशूड का होना चाहिए, और जब आप वेरिएशन करते हैं तो उसके लिए कंसेंट चाहिए होती है 3/4 की इशूड की, या फिर एसआर पास करना होता है। तो बीच में कुछ और भी चीजें आपके लिए टेक्निकल लिख के दी हैं। देन सेम सेक्शन, सिर्फ सब सेक्शन चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आपने एनसीएलटी को अप्लाई किया चैलेंज करने के लिए डिसेंटिंग ने, तो एनसीएलटी के ऑर्डर की आपने फाइलिंग करनी होती है आरओसी के पास 30 दिन के भीतर। सेक्शन 54 रेड विद रूल नंबर 8, ये है स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो आपको अलॉटमेंट करनी होती है स्वेट इक्विटी शेयर की 1 साल के अंदर कह लो, या 12 महीने ऑफ एसआर। जैसे एसआर आपने पास किया 12 महीने के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। सेम सेक्शन देखिए, हम पढ़ते हैं कि ओवरऑल लिमिट जो होती है ना स्वेट इक्विटी शेयर की, वो होती है 25% पेड अप का। लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो ना, ये लिमिट 25 नहीं है, रादर 50% है पेड अप का। और ये लिमिट आपको दी गई है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आईएनसी स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, उसके 10 साल तक आपको ये टाइम पीरियड 50% दिया गया है सिर्फ स्टार्टअप के लिए। वरना जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ जो टाइम पीरियड है 10 इयर्स का जो स्टार्टअप के लिए है, नॉर्मल के लिए कुछ ऐसा सच नहीं है, नॉर्मल कंपनी के लिए, लेकिन ओवरऑल लिमिट 25 है, जबकि स्टार्टअप के लिए 50 साल की लिमिट लेकिन 10 साल के लिए दी गई है। सेम सेक्शन, और यहां पे स्वेट इक्विटी से रिलेटेड है लॉक इन पीरियड, जिसका मतलब है स्वेट अगर आपको मिले हैं आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ये रोक है आपके ऊपर कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। देयर आफ्टर सेक्शन 55 रेड विद रूल नंबर 9, ये है प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। तो प्रेफरेंस शेयर का मैक्सिमम पीरियड रिडम्पशन का होता है, नॉर्मल कंपनी में कह लीजिए ये होता है 20 साल। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कह लो, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड 30 साल है। लेकिन वहां पे ब्रैकेट में मैंने एक्स्ट्रा लिख के दिया कि 21वें साल से एक ऑप्शन दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो चाहे तो हर साल 21वें से 30 साल तक हर साल 10% की रिडम्पशन ले सकते हैं, वरना टाइम पीरियड उनके लिए 30 है, नॉर्मल कंपनी के लिए कह लीजिए कितना है, 20 ईयर्स है। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्शन 56, जहां हम पढ़ते हैं टी फॉर ट्रांसफर अपनी मर्जी से, और टी फॉर ट्रांसमिशन, जैसे डेथ वगैरह हो जाए तो शेयर्स की या कोई भी सिक्योरिटीज हो उनके ट्रांसफर या ट्रांसमिशन पे हम बात करते हैं। तो देखिए सब सेक्शन 1 में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो और शेयर्स आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, तो उससे रिलेटेड आप एक डीड बनाते हो, ट्रांसफर डीड कहो, लेकिन हम उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, आईओटी स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो जैसे ये डीड बनी है, इसका एक फॉर्म भी है, SH4 नाम से फॉर्म है। यह आपको बनाने के बाद, जैसे दोनों पार्टीज ट्रांसफर और ट्रांसफरी साइन करते हैं, उसके 60 दिन के अंदर अंदर बनाने के, एग्जीक्यूशन के, आपको कंपनी को डिलीवर करनी होती है, राइट। इसके बाद अगर आप शेयर बेच रहे हो लेकिन वो पार्टली पेड अप है, फुली पेड अप नहीं है, तो इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, वो एक नोटिस जारी करती है ट्रांसफरी को कि भाई साहब ट्रांसफरी जितने पैसे रहेंगे अब आपने पे करने हैं, तो बता दीजिए आप वो दे देंगे या नहीं। तो इस ट्रांसफरी को उस नोटिस जो मिला है कंपनी से, उससे रिलेटेड इसको अपनी नो ऑब्जेक्शन देनी होती है, और वो देनी होती है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। 2 हफ्ते कहां से, जिस दिन कंपनी ने आपको नोटिस दिया है। सो 2 वीक्स इज द टाइम पीरियड। देन सब सेक्शन 4 जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन में अगर कोई करता है तो ऑब्वियसली ट्रांसफरी को क्या मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, चाहे शेयर का हो या डिबेंचर का, तो उससे रिलेटेड टाइम पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जिसका मतलब हो गया हम शेयर्स की बात कर रहे हैं कि जब कंपनी बनाई थी तो देखिए सब्सक्राइबर्स जो मिनिमम होते हैं, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, उन्हें साइन करना होता है। तो उनको साथ में, आपको याद होगा मेमोरेंडम की क्लॉजेस हम सेक्शन 4 में पढ़ते थे, तो उसी सेक्शन में हम पढ़ते थे कैपिटल क्लॉज की कम से कम आपको एक शेयर जरूर लेना होता है। तो इन सब्सक्राइबर्स को अलॉटमेंट की जाती है और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देना होता है इन कॉर्पोरेशन के 2 महीने के भीतर भीतर। लेकिन अगर कंपनी का मान लीजिए कोई आईपीओ आया, एफपीओ आया, जिसे सिंपल कहते हैं नॉर्मल अलॉटमेंट, अगर कोई ले रहा है कंपनी को अप्लाई करके, इन दैट सिनेरियो अगेन देखिए बात शेयर्स की हो रही दोनों में, तो टाइम पीरियड सेम वही 2 महीने है। लेकिन अगर आप
सिंपल ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब खरीदना बेचना चल रहा है, जैसे मैं अपने शेयर आपको बेच दूं, ये लिखा देखिए ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, तो टाइम पीरियड है 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि यहां कंपनी की तरफ से कोई नया इश्यू नहीं आया। मतलब ये तो क्या हो गया, एक तरह से प्राइमरी इश्यू हो गया ना, तो इसलिए 2 महीने, ये क्या हो गया सेकेंडरी हो गया, तो 1 महीने का टाइम पीरियड है। ध्यान दीजिएगा वर्ड सिक्योरिटीज है यहाँ पे, दैट मीन्स चाहे शेयर हो या डिबेंचर हो, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे देखिए शेयर की बात है, यहां पे सी पॉइंट में शेयर प्लस डिबेंचर की बात हो रही है, क्योंकि वर्ड देखिए ऑलरेडी मैंने कलर भी डिफरेंट किया हुआ, सिक्योरिटीज है। जबकि अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, डिबेंचर की, तो टाइम पीरियड देखिए ध्यान से वो 6 महीने है। जबकि अगर आप नॉर्मल देखते हैं शेयर के अलॉटमेंट में टाइम पीरियड 2 महीने था। लेकिन अगर आप IFSC कंपनी हो, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली कंपनी, तो टाइम पीरियड फॉर ऑल इश्यूज, मतलब कोई भी चीज हो, किसी भी तरह की हो, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे हम प्राइमरी इश्यू या सेकेंडरी इश्यू ट्रांसफर वगैरह में, स्ट्रेट वे उनके लिए टाइम पीरियड क्या है, 60 दिन है। देयर आफ्टर अगर शेयर्स ट्रांसफर ट्रांसमिशन कर रहे हैं और कंपनी ने मना कर दिया, देख रहे हैं सेक्शन 58 बहुत ज्यादा कंसेप्ट से रिलेटेड, मतलब रिफ्यूजल है रजिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी को आपने अप्लाई किया ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए, कंपनी ने मना कर दिया, और उससे रिलेटेड देखिए आपके पास एक हक होता है अपील का। तो यहां क्या है, कहता अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए आपने अप्लाई किया, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी मना कर रही है तो वो एक नोटिस देगी दोनों पार्टीज को, ट्रांसफरर को भी एंड ट्रांसफरी को भी, साथ में रीजन बताते हुए, और ये इन्हें देना होता है इनको नोटिस 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपने IOT स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन कह लो कंपनी को दिया था, 30 दिन का यहां पे टाइम पीरियड है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे अपील की, मतलब प्राइवेट कंपनी की ही बात करें। यहाँ पे सब सेक्शन देखिए चेंज हो रहा है, मैं सब सेक्शन पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, बच्चे वैसे भी कहते हैं सर हमें सेक्शन याद हो जाए, इतना ही बहुत है यार, इतनी वॉट मत लगाया करो, तो ऑब्वियसली सेक्शन जरूर याद रखें, सब सेक्शन ना भी टेंशन लें आप। तो अब अगर प्राइवेट कंपनी ने मना कर दिया तो आपको राइट है अपील करने का, और ध्यान दीजिएगा ये अपील करने का हक सिर्फ ट्रांसफरी को है, ट्रांसफरर को नहीं है। और किसके पास अपील करेंगे आप, NCLT के पास अपील करेंगे। तो समय कितना है, तो कहता है अगर कंपनी ने, जैसे देखिए आपको ये नोटिस दिया था, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस, मतलब जब आपको नोटिस मिल गया रिफ्यूजल का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। लेकिन मान लो कंपनी ने नोटिस नहीं दिया, तो टाइम पीरियड है 60 दिन, लेकिन ये 60 दिन कहां से स्टार्ट हो गए, जैसे यहां 30 दिन कहां स्टार्ट हुए थे, जिस दिन आपको नोटिस आया, कहानी वही है, देखिए 30 दिन का नोटिस था, 30-30 करके 60 बन जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है सीधा 60 दिन, बस ये 60 दिन कहां से स्टार्ट होगा, अगर नोटिस नहीं मिला तो ये 60 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, IOT मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, या अगर ट्रांसमिशन है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, दोनों में ही एब्रीविएशन हमारी IOT बनती है। मतलब कंपनी को जब आपने IOT दिया था पहले दिन से सीधा सीधा 60 दिन। लेकिन यही आंसर चेंज हो जाता है अगर आप पब्लिक कंपनी है, तो सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, अगर कहता है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के कंपनी ने मना कर दिया है 30 दिन के अंदर अंदर, जब आपने IOT दिया था, IOT स्केयर इसलिए लिख दिया, दोनों IOT की बात कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं, तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर बिना किसी रीजन के कंपनी ने वो मना कर दिया, तो आप अपील कर सकते हो 60 दिन के अंदर, राइट। तो 60 दिन कहां से स्टार्ट हुए, ध्यान दीजिएगा 60 दिन स्टार्ट होते हैं आपके 30 के बाद, राइट। और जबकि अगर कंपनी की तरफ से सच आपको कोई इंटीमेशन नहीं मिलती है, तो टाइम पीरियड है 90 दिन, कहां से, जिस दिन आपने IOT कंपनी को दिया था। मतलब प्राइवेट कंपनी में सीधी गेम क्या है, प्राइवेट कंपनी में यह गेम है 60 दिन की। कैसे है 60 दिन की, या तो 30-30 वाली है, या स्ट्रेट वे 60 दिन, 60 दिन कहां से, IOT से, और 30-30 क्या है, 30 दिन नोटिस के थे, अगले 30 दिन। और पब्लिक कंपनी में गेम क्या होगी, यहां पे गेम 90 डेज की है, मतलब 90 डेज हो गया, 30 + 60, 30 में नहीं किया, अगले 60, या फिर स्ट्रेट वे 90 दिन, जिस दिन आपने कंपनी को IOT दिया। इसके बाद सेक्शन नंबर, इसी में हमारा लास्ट पॉइंट रहता है कि जैसे आपने NCLT को अपील करी है, तो NCLT की पावर है, वो एक ऑर्डर देगी या कह लो डायरेक्शन देगी कंपनी को कि TT करो, मींस ट्रांसफर ट्रांसमिशन करो, और कंपनी को इसका कंप्लायंस करना होगा 10 दिन के भीतर। मतलब 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी को TT करना पड़ेगा अगर NCLT ने जब अपना ऑर्डर दे दिया है।
इसके बाद सेक्शन 59 में है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसका मतलब है कि कंपनी अपने रजिस्टर में या तो किसी का नाम डाल नहीं रही या डिले कर रही है या उसका नाम काट दिया है, गलत कर रहे हो आप, इसलिए वो एग्रीड पर्सन किसके पास जाता है, एनसीएलटी के पास। सेम आंसर कॉपी पेस्ट है ये दोनों का, 58 एंड 59 का। तो एनसीएलटी कंपनी को कहेगा टीटी करो, ट्रांसफर ट्रांसमिशन करो, और कंपनी को ये 10 दिन के भीतर करना ही पड़ेगा। सेक्शन 64 हम पढ़ते हैं, इसका देखिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है सेक्शन 61 के साथ। 61 में हम क्या पढ़ के आते हैं, हम पढ़ के आते हैं जी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब ऑल्ट्रेशन होती है शेयर कैपिटल की, तो उससे रिलेटेड आपको एक नोटिस देना होता है, आरओसी को देना होता है, एसएच 7 फॉर्म में देना होता है, और ये देना होता है आपको 30 दिन के भीतर भीतर। और सेक्शन 61 में याद रखिएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, कह लीजिए उसके 30 दिन के भीतर आपने आरओसी को बताना है। सेक्शन 62(1)(a) जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आरएस। आरएस का मतलब क्या हो गया, राइट शेयर्स, क्योंकि सेक्शन 62 बेसिकली किसके ऊपर है, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ आता है। राइट शेयर भी आ गया, देखिए इसी के अंदर ईसोप आता है, इसी के लिए अंदर प्रेफरेंशियल इश्यू आता है, इसी के लिए अंदर आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और लोन इनटू शेयर। यहां हम राइट शेयर की बात करें तो कंपनी राइट शेयर किसको देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, तो उसको आपने एक नोटिस ऑफ ऑफर देना होता है। तो जब आप नोटिस ऑफ ऑफर उसे देते हैं तो उससे उसको एक टाइम पीरियड मिलता है कि ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम आपको उसको टाइम देना पड़ेगा 15 दिन। लेकिन रूल नंबर 12 ये कहता है कि ये टाइम पीरियड हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और कम करके कितने दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का, मैक्सिमम 30 दिन। तो यहां देखिए मैंने टाइम पीरियड कैसे लिख दिया, 15/7, मतलब 7 डेज किया जा सकता है, और रूल नंबर 12 ने 7 बताया भी है, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी हो या अगर आप पब्लिक भी हो लेकिन आईएफएससी हो, राइट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली कंपनी, तो 90% ऑफ मेंबर्स अगर अपनी कंसेंट देते हैं, जैसे मर्जी दें, राइटिंग में दें, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दें, तो ये जो टाइम पीरियड हमने ऊपर लिखा है 15 दिन का, 30 का या 7 का, कहता आप लेसर पीरियड भी कर सकते हैं। मतलब इनको अलग से एक पावर दी गई है अगर 90% इनके मेंबर्स क्या करें, एग्री करें। देयर आफ्टर इसी में सबसेक्शन 2 अगेन राइट शेयर्स के ऊपर है, कहता जो नोटिस ऑफ ऑफर दिया आपने राइट शेयर का, जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा था उसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप कितना टाइम दोगे। यहां अब हम कह रहे हैं कि नोटिस देना कब है, कहता नोटिस देना है एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इश्यू। जब आपका इश्यू ओपन होने वाला कम से कम 3 दिन पहले आप उन्हें ऑफर देंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आईएफएससी कंपनी है तो वही सेम पॉइंट, 90% ऑफ मेंबर्स कंसेंट देते हुए राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ये टाइम पीरियड 3 दिन का कम कर सकते हैं, सेम प्रोविजन एज अबव। देन इसी सेक्शन में क्लॉज देखिए बी आ गई 62(1)(b), रेड विद रूल नंबर 12, जिसमें हम पढ़ते हैं ईसॉप, एम्प्लॉइज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। तो इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास 2 कंसेप्ट है। पहले में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो तो स्टार्टअप कंपनी को थोड़ा एक रिलैक्सेशन है, कहता कंडीशंस एज टू एम्प्लॉय नॉट टू अप्लाई। ये क्या है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ईसॉप मिलना है, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर हम नहीं लेते हैं प्रमोटर एंड डायरेक्टर प्लस का मतलब रिश्तेदारों के साथ, अगर उसके पास मोर देन 10% शेयर्स हैं तो हम उसको एम्प्लॉय मान के नहीं चलते हैं, तो ईसॉप नहीं मिलता। लेकिन कहता है ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी अगर आप स्टार्टअप कंपनी है, और ये कंडीशन नहीं लगती 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ आईएनसी इनकॉर्पोरेशन। तो 10 साल तक उनको ये बेनिफिट दिया गया है। देन ईसॉप से रिलेटेड ही वेस्टिंग पीरियड है, तो कहता जब आपने ईसॉप ग्रांट किया और जब एम्प्लॉय इसे अवेल करेंगे, जिसे हम कहते हैं वेस्टिंग, तो कम से कम उनके बीच में जो गैप रखना है वो आपने रखना है 1 साल का, मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year। देन इसी सेक्शन में लेकिन देखिए क्लॉज सी आ गई, रेड विद रूल नंबर 13 आ गया। ये है आपने शेयर इश्यू किए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये गलती मत किया करें। प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 में है। ये है आप नॉर्मल इक्विटी शेयर दे रहे हो लेकिन किसी को प्रेफरेंस देते हुए, दैट इज द डिफरेंस। तो कहता अलॉटमेंट करनी है, क्योंकि ये रूल 13 सब रूल 2 तभी लगता है अगर आप लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 12 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट करनी है। और ध्यान दीजिए स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 में भी यही टाइम पीरियड था, 12 months ऑफ एसआर। देन सेम सेक्शन सबसेक्शन 4 है। यहां क्या है, देखिए आपको एक हक है, आप अपील कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को। कब कर सकते हैं, दरअसल कन्वर्ट कर दिया गया है। दरअसल आपने लोन या डिबेंचर लिया था, मतलब लोन या डिबेंचर से पैसा रेज किया, कहां से रेज किया, फ्रॉम गवर्नमेंट से रेज किया, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं थी
कि वो लोन और डिबेंचर कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर्स में, लेकिन सरकार ने कर दिया कन्वर्ट। अब सरकार ने कन्वर्ट कर दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया आपको राइट दे दिया, आप अप्लाई कर दो ट्राइब्यूनल के पास और आपके पास समय है 60 दिन। ये टाइम पीरियड 30 डेज है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज 30 डेज, 30 दिन का टाइम है जब आप एनसीएलटी के पास अपनी अपील कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 66 रूल नंबर 2 रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है एनसीएलटी को RSC 1 फॉर्म में, तो उसके साथ आपको एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर लगा के देनी पड़ती है, जिसको ड्यूली सर्टिफाई करता है या तो एमडी या फिर कंपनी के 2 डायरेक्टर्स की भाई ये लिस्ट बिल्कुल सही है, जिसमें क्रेडिटर का नाम, एड्रेस, अमाउंट वगैरह सब कुछ लिखा जाता है। और ये लिस्ट बनानी होती है ऑन ए डेट नॉट अर्लियर देन 15 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करनी है उससे 15 दिन, जिस दिन आप दे रहे हो, मान लो 17 को दे रहे हो, तो क्या फर्स्ट डे को ये आप लिस्ट बना सकते हो? द आंसर इज नो। मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पुरानी हो सकती है, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। देयर आफ्टर सेम सेक्शन रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ही कहता नोटिस बाय एनसीएलटी। सो एक नोटिस जारी करता है एनसीएलटी एप्लीकेशन मिलने के बाद 4 लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट बट डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है, एंड क्रेडिटर्स को। क्यों? कि भाई साहब रिडक्शन के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आई है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? अगर ऑब्जेक्शन है तो मैं उसे कंसिडर करूंगा, मतलब ऑब्जेक्शन को या रिप्रेजेंटेशन आप मेरे को दे दो, और आपके पास समय है 3 महीने। तो 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन एनसीएलटी को दे सकते हैं। सेम सेक्शन यह है कि जैसे ही क्योंकि एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी थी आपने, तो एनसीएलटी का जो ऑर्डर आ गया है उस ऑर्डर की कॉपी आपको रजिस्टर करवानी होती है आरओसी के पास, और ये करवानी होती है आपको 30 दिन के भीतर। देन सेक्शन नंबर 67 में जहां हम कहते हैं कंपनी अपने शेयर नहीं खरीदेगी, ना ही उसके लिए कोई लोन वगैरह या असिस्टेंस देगी, लेकिन वहां एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि आप दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन उन एम्प्लॉय के अंदर ना तो आएगा डायरेक्टर ना ही आएगा केएमपी, और अगर वो फुली पेड अप शेयर ले रहे हैं तो आप दे सकते हो, और मैक्सिमम आप लोन दे सकते हो उनके 6 महीने की सैलरी और वेजेस। 6 महीने तक का आप लोन दे सकते हैं। देन बेटा सेक्शन 68 में आता बायबैक। तो बायबैक से रिलेटेड टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, राइट? सबसे पहले हम कहेंगे टाइम गैप बिटवीन 2 बायबैक। 2 बायबैक के बीच में कम से कम आपको टाइम गैप रखना पड़ेगा 1 साल का। देन बायबैक जब आप करते हैं आपको रेजोल्यूशन पास करना होता है, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन जहां आपको याद होगा 25% की लिमिट आप कर सकते हो, और बोर्ड रेजोल्यूशन से भी आप बायबैक कर सकते हो, लेकिन वहां लिमिट है 10% की। तो कहते हैं जैसे ही आपका रेजोल्यूशन पास हो गया उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको बायबैक करना है। देन रूल नंबर 17 में मेनली बहुत सारी चीजें हैं। कहता बायबैक से रिलेटेड आप एक ऑफर लेटर देंगे नेचुरल अपने शेयर होल्डर को। ये ऑफर उनके पास रहेगी कम से कम 15 दिन के लिए एंड मैक्सिमम 30 दिन के लिए। जैसे राइट शेयर में भी यही पॉइंट था, 15 दिन 30 दिन वाला, फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर। 15 से 30 दिन का आप उनको टाइम देंगे। लेकिन अगर सारे के सारे मेंबर्स, देखिए ऑल 100% यहां आप साथ में लिख सकते हैं, मेंबर्स अगर कंसेंट दें, ऑफर में रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 15 दिन। मतलब 15 दिन से टाइम पीरियड कम किया जा सकता है, लेकिन अगर 100% मेंबर्स एग्री करें, ये कहता है रूल नंबर 17 सब रूल नंबर 5। नेक्स्ट कहता है लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच्ड आफ्टर फाइलिंग विद आरओसी। जब आरओसी को आपने फाइलिंग कर दी उसके बाद ही आप डिस्पैच करेंगे, और आरओसी को देने के 21 दिन में फाइल करेंगे। ये लिखा है बट नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम इट्स फाइलिंग, रूल 17 सब रूल 4। देन कहता है कंपनी टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर रिसीव्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। मतलब आपने ऑफर लेटर डिस्पैच की, अब कुछ शेयर होल्डर कहेंगे जी हम अपने शेयर बेचने को तैयार हैं, तो जैसे ही आपको वो उनकी तरफ से ये मिल जाता है ऑफर, तो आपको उसको वेरीफाई कर लेना है 15 दिन के भीतर भीतर। कहां से 15 दिन स्टार्ट होंगे? नेचुरल जो आपने यहां पे ये टाइम पीरियड दिया था वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। तो कहते हैं ये आपने वेरीफाई कर लेना है उसके 15 दिन के भीतर भीतर, एंड दिस इज एज पर रूल नंबर 17 सब रूल नंबर 7। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि आपको जो ऑफर्स मिली हैं कंपनी को, अगर आप रिजेक्ट करते हो, राइट, तो आप उन्हें कम्युनिकेट कर दीजिए विद इन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। मतलब वेरीफाई करना था 15 दिन के भीतर, यहां 21 दिन दे दी गई, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा कि अगले को आप क्या करो, कम्युनिकेट कर दो। देन
इसी से रिलेटेड है। अगर अब बायबैक आप कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन तो दोगे, पेमेंट आप करोगे, तो कहता है पेमेंट आपने देनी है 7 दिन के भीतर भीतर। जैसे ही ये जो वेरीफाई करने का आपका टाइम पीरियड था 15 दिन का, सब रूल 7 में ये समाप्त हो जाता है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। देयर आफ्टर बायबैक से रिलेटेड ही, क्योंकि मैंने कहा था बहुत कुछ है भैया, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी होती है SH9 नंबर फॉर्म में, कि कंपनी आने वाले 1 साल के भीतर भीतर इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली। तो 1 साल का टाइम पीरियड है, ये आपको बताना होता है। हम आने वाले 1 साल में बायबैक के बाद इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले, और ऑब्वियसली ये रिपोर्ट अडॉप्ट करता है बोर्ड, और इसके ऊपर साइन भी होते हैं 2 डायरेक्टर, उनमें से एक MD होना चाहिए अगर कंपनी में हो तो। देन सब सेक्शन 7 कहता है बायबैक जैसे आप कर रहे हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज हैं तो आपको उनको डिस्ट्रॉय करना है कंप्लीशन ऑफ बायबैक के 7 दिन के भीतर भीतर। सब सेक्शन 8 में कूलिंग पीरियड, जिसका मतलब है सेम काइंड ऑफ शेयर जो आपने बायबैक किए हैं या कोई और सिक्योरिटी, वो आप इश्यू नहीं कर सकते, ना ही राइट इश्यू 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने तक एक तरह से कूलिंग पीरियड है एक, कि आप नया इश्यू नहीं लेके आएंगे। देन सब सेक्शन 10 में बायबैक से रिलेटेड एक रिटर्न आपने फाइल करनी होती है 30 दिन के भीतर भीतर, नेचुरल है विद ROC। सेक्शन 70 कहता है बायबैक आप कर ही नहीं सकते हो। कब नहीं कर सकते? अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, या डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर, या डिविडेंड का, या लोन प्लस इंटरेस्ट का। लेकिन आपको यहां एक्सेप्शन मिल जाती है कि यस आप स्टिल बायबैक कर लोगे अगर आपने डिफॉल्ट को रेमेडिड मींस करेक्ट कर लिया, एंड करेक्ट करने के बाद कम से कम कितना टाइम बीत जाए, 3 साल बीत जाए, तो अब तब जाके आप बायबैक कर पाएंगे। देयर आफ्टर सेक्शन 71 रेड विद रूल नंबर 18 डिबेंचर्स पे पढ़ते हैं। तो सिक्योर डिबेंचर्स से रिलेटेड हम टाइम पीरियड पढ़ा करते हैं। देखिए 10 साल का है, राइट, 10 ईयर्स का है। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो टाइम पीरियड 10 साल नहीं है बल्कि कितने साल है, द टाइम पीरियड इन दैट सिचुएशन इट इज 30 ईयर्स। देयर आफ्टर देखिए डिबेंचर से रिलेटेड आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एक डीड बनानी होती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो कहता है ये कब आप एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका मतलब है कब आप बनाएंगे। तो कहता है जैसे डिबेंचर आपने अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट के 60 दिन के भीतर भीतर आपको ये ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो बेटा जी इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जितने टाइम पीरियड थे, देखिए चार्ट बना के मैंने आपको शेयर कर दिए। होप सो इससे आपको काफी यूटिलिटी मिलेगी। और देखिए इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, देखिए इन चार्ट्स को पढ़ने का, जैसे ही आप ये चैप्टर वाइज, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आपको ये करवाता हूं, तो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है उसको रिवाइज कीजिए, और रिवीजन के बाद जिस तरह से ये चार्ट है ये आपको दे रखा है, तो आप हर चीज को, जैसे कह लीजिए आपने ये टाइम पीरियड के ऊपर इसको बिना देखे, इधर आप देख रहे हैं, ये वाला कॉलम देख लो, ये देख लो, इसके ऊपर आप अपना हाथ रख लीजिए और फिर सोचिए कि हाँ ये टाइम पीरियड हाँ जी आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप इसको बड़े अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।